हम लोगों ने पिछले क्लास में अरबों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुआ था उनके बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया और समझा भी। आज हम लोग क्या करेंगे, महमूद गजनी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनी हम लोग कोशिश करेंगे इसे थोड़ा विस्तार से जानने का। तो अक्सास का पार का कुछ क्षेत्र, खुरासान और ईरान का कुछ भाग, इन तीनों पर शमानियों का अधिकार था। कौन कौन सा था? सबसे पहले अक्सास के पार का क्षेत्र, दूसरे में खुरासान और ईरानियों का कुछ भाग, ईरानियों का कुछ भाग, इन तीनों पर क्या था कि शमानियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? शमानियों का अधिकार था। और शमानी था कौन? तो यह ईरानी मूल का था। शमानियों का अधिकार था और ये शमानी कौन थे? तो ईरानी मूल का। ये भी याद रखिए, ईरानी मूल का। और होता क्या था कि उत्तरी और पूर्वी सीमा, उत्तरी और पूर्वी सीमा पर, उत्तरी और पूर्वी सीमा पर इन शमानियों से गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों में, गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों में क्या होता था? बराबर लड़ाई होते रहता था। ये शमानी और गैर मुस्लिम तुर्क में क्या होता था? बराबर लड़ाई होते रहता था। बराबर लड़ाई। और इन लड़ाई के कारण क्या हुआ कि एक नए सैनिक का उदय हुआ। इन लड़ाई के कारण एक नए सैनिक का उदय हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? ये जो नए सैनिक का उदय हुआ इन दोनों की लड़ाई के बाद, तो उसे गाजी नाम से जाना जाता है। और इन्हीं गाजी का ही एक क्या था? समानी सूबेदार था जो कि गुलाम था, अल्पतगिन। उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उस राज्य की राजधानी कहां बनाई? तो काबुल से पश्चिम स्थित गजना या गजनी। उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि समानी सूबेदार का जो एक गुलाम था अल्पतगिन, उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उस स्वतंत्र राज्य की राजधानी कहां बनाई? काबुल से पश्चिम गजना या फिर कह सकते हैं गजनी। समानी सूबेदार कबीलों का गुलाम था। कौन था? तो अल्पतगिन। अल्पतगिन ने क्या किया कि 938 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। अल्पतगिन ने एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। और कब किया? 938 ईस्वी में। 938 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया और इसका राजधानी कहां बनाया? राजधानी गजना या गजनी। और यह कहां स्थापित किया? और यह कहां स्थापित किया? तो काबुल का जो और यह कहां स्थापित किया? काबुल के पश्चिम में स्थित है। काबुल के पश्चिम में स्थित है। काबुल के पश्चिम में स्थित है या गजना या गजनी, ये याद रखिए। और उसके बाद क्या हुआ कि अल्पतगिन का जब मृत्यु हो गया तो उसके पश्चात कुछ दिन तक गद्दी पे कौन बैठा? कुछ वर्षों तक, तो वह प्रीतगिन बैठा। अल्पतगिन के बाद प्रीतिगिन बैठा
और इसका शासनकाल कब तक था? शासनकाल 971 से 970 ईस्वी तक। ये याद रखिए, 977 से तक यह अल्पृथगिन रहा अपने गद्दी पर। और उस समय क्या हुआ कि भारत में सर्वप्रथम अगर तुर्क आक्रमण किया गया था तो किनके समय पर किया गया था? तुर्क आक्रमण भारत पर तुर्क आक्रमण सर्वप्रथम पृथ्वीन के शासनकाल में ही हुआ। और भारत पर जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो उस समय पंजाब का जो राजशाही वंश का जो शासक था जयपाल, वह शासन कर रहा था, ये याद कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो सुबुदगिन बैठा था। और सुबुदगिन कौन था? तो अल्पतगिन का ही गुलाम और दामाद दोनों था। और सुबुदगिन का ही पुत्र था महमूद गजनी। पृथ्वीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो सुबुदगिन बैठा। नौ सौ 71 ईस्वी से 977 ईस्वी तक। उसके बाद इसके बाद कौन बैठा? सुबुदगिन बैठा। सुबुदगिन कब से कब तक बैठा? 977 ईस्वी से 998 ईस्वी तक। और ये सुबुदगिन कौन था? तो सुबुदगिन कौन था? तो अल्पतगिन का दामाद और गुलाम दोनों था। अल्पतगिन 938 ईस्वी में 971 ईस्वी तक। और ये सुबुदगिन कौन था? तो इसका गुलाम और दामाद दोनों था। गुलाम और दामाद। सुबुदगिन का ही संबंध था अल्पतगिन से। अल्पतगिन का गुलाम और दामाद दोनों था सुबुदगिन। और सुबुदगिन का ही पुत्र था महमूद गजनी। महमूद गजनी। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी को। याद रखिए, महमूद गजनी का अगर जन्म पूछ दे, जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में। 1 नवंबर 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ था। और यह 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। और महमूद गजनी को जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाली सर्वप्रथम व्यक्ति विश्व में बोला जाता है। महमूद गजनी से पहले कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं था या कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिन्होंने की सुल्तान की उपाधि धारण की होगी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो महमूद गजनी। ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन था? तो महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाली। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाली विश्व में प्रथम व्यक्ति था महमूद गजनी। और यह कहां पर शासन किया था इन्होंने? मध्य एशिया में। मध्य एशिया का शासक था। और जिस समय इसका पिता शासन कर रहा था उस समय यह खुरासान में शासन करता था। यह भी याद रखिए, जिस समय इसका पिता ने शासन कर रहा था उस समय यह खुरासान का शासक था मध्य एशिया में। मध्य एशिया का शासक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि मोहम्मद गजनी के बारे में विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं। इसके बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं महमूद गजनी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। महमूद गजनी सबसे पहले यह मध्य एशिया का शासक था। मध्य एशिया का शासक था। और इसका शिक्षक कौन था? शिक्षक उनसरी था। महमूद गजनी का जो शिक्षक था वह उनसरी था। ये याद रखिए, महमूद गजनी का शिक्षक कौन था? तो उनसरी था। मोहम्मद गजनी ऐसा शासक था जो कि भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश किया था। सबसे पहले ऐसा शासक मोहम्मद गजनी ही था जो कि भारत भूमि के अंदर तक, भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों को लिखने से अधिक थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ। इन्होंने 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। इस बीच में इन्होंने क्या किया कि भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया, जिसमें कि एक आक्रमण ऐसा था जो कि असफल रहा। और उसका कारण क्या था? मौसम का खराब होने के कारण। और यह जो महमूद गजनी है, इसका शिक्षक कौन था? उनसरी था। और इन्होंने क्या किया कि इसको पद कौन प्रदान किया इस शासक का? तो वह बगदाद का एक कबीला में एक खलीफा था। और कौन था वह? तो अल आदिर बिला। अल आदिर बिला ने इसे पद प्रदान किया था। अल आदिर बिला, इन्होंने इसे पद दिया, पद प्रदान किया था। 2 उपाधि दिया। कौन कौन सा? यामीन उल मुला और एक यामीन उद दौला का। यामीन मुला और यामीन उद दौला का, ये 2 उपाधि किन्होंने दिया था? अल आदिर बिला ने। किसको दिया? तो मोहम्मद गजनी को दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत पर जो 17 बार आक्रमण किया था, किनके अनुसार ये बोला जाता है कि भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया? तो हेनरी इलियट ने कहा कि भारत पर मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया है, हेनरी इलियट के अनुसार। हेनरी इलियट के द्वारा क्या है कि हेनरी इलियट ने यह मत दिया है कि मोहम्मद गजनी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, हेनरी इलियट के अनुसार। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और कब कब किया, और हम लोग एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गजनी का था। पेशावर के कुछ भाग पर इन्होंने आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 1000 ईस्वी में पेशावर पर कुछ भाग पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का सबसे अहम उद्देश्य था धन को लूटना और यहाँ के मंदिरों में स्थित मूर्तियों को तोड़ना, जिसके कारण से मोहम्मद गजनी को बुत सिकन कहा जाता था, यानी मूर्ति भंजक। मोहम्मद गजनी को क्या कहा जाता था? बुत सिकन। या मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़फोड़ करने वाला। अक्सर इन्होंने क्या किया कि जिन जिन मंदिरों पे इन्होंने आक्रमण किया, वहां पर उपस्थित सारे मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा और वहां से धन को लूटा और अपना देश को प्रवेश किया, यानी यहां से धन लूटकर अपने देश को ले जाने का काम किया। इन आक्रमणों को हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। 1000 ईस्वी में इन्होंने कहां पर आक्रमण किया? पेशावर के कुछ भाग पर, और वहां पर आक्रमण करके पुनः यह अपना देश लौट गया। उसके बाद फिर इन्होंने कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में।
1001 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया कहां पर? तो पेशावर की जो राजधानी थी, पेशावर की राजधानी उदमानपुर, काबुल, और इन पे जब आक्रमण किया उदमानपुर पर, तो यहाँ पर जयपाल और महमूद गजनी के बीच में भयंकर युद्ध हुई, जहां पर कि जयपाल को पराजय मिली। जयपाल और महमूद गजनी के बीच में, जयपाल और महमूद गजनी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और भयंकर युद्ध हुआ, और इन युद्धों का परिणाम क्या हुआ? जयपाल की हार हुई, और उस हार की लज्जा के कारण उन्होंने सोचा कि मेरा सम्मान सारा खो बैठा, और उन्होंने क्या किया? चीता के ऊपर बैठकर अपने आप को आत्महत्या कर ली, या फिर कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि उन्होंने पानी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली। और फिर जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल शासक बना, और उसे भी क्या किया? महमूद ने 1009 ईस्वी में उसकी नव स्थापित राजधानी नंदनपुर और नंदन पर आक्रमण किया। वहां पर भी उन्होंने लूटपाट की, और उन्होंने क्या किया? एक नागरकोठी नाम का किला था जिसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और उस नागरकोठी किला को उन्होंने क्या समझ बैठा? गलतफहमी से, कि यह हिमाचल प्रदेश स्थित का नगरकोट है। ये समझकर उन्होंने उस नगरकोट को ध्वस्त किया, और असलियत में हिमाचल प्रदेश स्थित नगरकोट कभी गजनी पहुंच ही नहीं सका। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गजनी ने जब नागरकोट किला को ध्वस्त किया, उसके बाद आनंदपाल को अपने अधीन बनाकर उन्होंने लाहौर पर राज्य करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन 1015 ईस्वी में पुनः उन्होंने उनके लाहौर पर आक्रमण करके लूटपाट किया, और आनंदपाल को वहां से भी खदेड़ दिया। उसके बाद महमूद गजनी ने 1010 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने क्या किया? 1010 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया, और इन आक्रमणों से उसे बहुत सारी धन मिला। उसके बाद 1003 ईस्वी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। इसके पीछे मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1010 ईस्वी से 1012 ईस्वी के बीच इन्होंने थानेश्वर पर आक्रमण किया, और इन सारी जगहों से इसका एक ही सिद्धांत था कि उस जगह से जितने भी धन हम लूट सके उसे लूट कर हम पुनः अपने प्रदेश को लौट जाएंगे, और उनका यही काम था। उसका उद्देश्य नहीं था कि हम किसी देश पर आक्रमण करके वहां पर साम्राज्य का विस्तार करें, बल्कि वहां से धन लूटने का था। उसके बाद इसका इन 17 आक्रमणों में से मात्र एक ऐसी आक्रमण थी जिसमें कि यह असफल रहा। कौन सा आक्रमण था? 1015 ईस्वी का कश्मीर का जो आक्रमण था, कश्मीर का आक्रमण असफल आक्रमण था। और यह जो आक्रमण असफल हुआ, इसका सबसे अहम कारण था कि मौसम के खराबी के कारण यह आक्रमण असफल रहा। उसके बाद पंजाब का सामरिक महत्व होने के कारण पंजाब को 1020 से 21 में आक्रमण किया गया, और उसके बाद 1022 में क्या किया? ग्वालियर और कालेंजर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने। और उसके बाद सबसे अहम आक्रमण है 1025 का आक्रमण, जो कि गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर गजनी का आक्रमण है। गजनी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक धन लूटने वाला जो भारत पे आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सबसे अधिक इन पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले इन्होंने योजना बनाई और वह किन रास्तों से आया, तो 30,000 सवार सैनिक के साथ 30,000 सवार सैनिक के साथ मुल्तान और जैसलमेर के रास्ते या गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग को तोड़ा। और शिवलिंग जब वह तोड़ रहा था मोहम्मद गजनी, तो उस समय वहां पर उपस्थित जनता जो थी उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उन विरोधों को उन्होंने दबा दिया, कुचला। और यहां से इन्होंने क्या किया, 20 लाख दिनार का धन लूटकर अपने प्रदेश जब जा रहा था, तो उस समय रास्ते में इनसे राजपूतों का जो एक गुट था, उन्होंने यह धन छीनने का कोशिश किया, लेकिन वह असफल रहा और गजनी आगे बढ़ा। जब गजनी आगे बढ़ा तो उसमें रास्ते में क्या हुआ, एक जाटों का लूटमार का दस्त था। 20 लाख का धन जब यह लूट के जा रहा था मोहम्मद गजनी, 20 लाख दिनार का धन जब लूट के जा रहा था मोहम्मद गजनी, तो इस पर राजपूतों ने हमला किया था। राजपूतों ने हमला किया और वह असफल रहा और इससे आगे निकलने में मोहम्मद गजनी की जो सेना था वह सफल रही। लेकिन जब यह 20 लाख का धन आगे बढ़ रहा था, तो कुछ जाटों का लूटमार गुट जो था या 10 जो था, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और इनसे कुछ धन उन्होंने छीन लिया। जाट का गुट या दस्त जिन्होंने इनसे कुछ धन छीना, और जब 20 लाख दिनार में से कुछ धन जाटों के दस्त ने छीन लिया इनसे, इन्हीं का बदला लेने के लिए पुनः और सबसे अंतिम बार अगर आक्रमण पूछा जाए भारत पर मोहम्मद गजनी का, तो 1027 ईस्वी पर। और इसका आक्रमण किस पे था, तो जाटों पर था। कारण क्या था कि जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके 20 लाख दिनार को लेकर जा रहा था, तो जाट ने इनसे 20 लाख दिनार में से कुछ धन को छीन लिया था। इन्हीं का बदला लेने के लिए पुनः मोहम्मद गजनी ने 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। उसके बाद पुनः हुआ 1000 अपने प्रदेश लौटा और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का मृत्यु हो गया। अगर आप सबसे पूछा जाए कि मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुआ, तो 1030 ईस्वी में। और इसका मकबरा कहां स्थित है, महमूद का मकबरा स्थित है गजनी में, ये याद रखिए। इसका मृत्यु हुआ 1030 ईस्वी में और इसका मकबरा कहां है, तो गजनी में। ये याद रखिए कि महमूद का जो मकबरा है वह कहां है, तो गजनी में है। वह कहां है, तो गजनी में है। उसके बाद देखते हैं महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे। महमूद गजनी का जो दरबार में कवि रहते थे, एक फिरदौसी थे जिसने की शाहनामा की रचना की, दूसरा अलबरूनी था जिसने तहकीकात-ए-हिंद की रचना की थी। और महमूद गजनी जब भारत आए थे तो उस समय इन्होंने क्या किया कि अलबरूनी को भी अपने साथ में लाया था। अलबरूनी जो था ज्योतिष था, गणितज्ञ का विद्वान था। इन बातों को याद रखिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फिरदौसी को। फिरदौसी ने किसकी रचना की थी, शाहनामा की। याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है शाहनामा की रचना किसने की, तो फिरदौसी ने की। फिरदौसी महमूद गजनी का दरबारी कवि था। महमूद गजनी का दरबारी कवि था। और दूसरा उसके बाद है, हम लोग देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी सबसे प्रसिद्ध विद्वान था मोहम्मद गजनी के समय में। वह ज्योतिष, दर्शन, संस्कृत और गणित का महान विद्वान था। उन्होंने क्या किया कि एक रचना की तहकीकात-ए-हिंद की। जब भी आप सभी से पूछे कि तहकीकात-ए-हिंद की रचना किसने की, तो अलबरूनी, ये आंसर होना चाहिए। तहकीकात-ए-हिंद की रचना अलबरूनी ने की। और मोहम्मद गजनी के साथ
भारत अल-ब्रूनी ही आया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेहाती के बारे में। बेहाती ने तारिक ए सुबुद्दीन की रचना की। बेहाती ने तारिक ए सुबुद्दीन की रचना की। हम लोगों ने क्या किया कि आज मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा और विस्तार से जाना और समझने का भी प्रयास किया। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।